हेलो लर्नर्स, आज हम CAS 6 पढ़ेंगे जो कि बेस है मटेरियल कॉस्ट पर। ये स्टैंडर्ड इशू करा था इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ऑन मटेरियल कॉस्ट। इंट्रोडक्शन है इसका। ये स्टैंडर्ड डील करता है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए हमें कौन से प्रिंसिपल्स और मेथड्स फॉलो करने हैं वो ये स्टैंडर्ड आपको बताएगा। मटेरियल के अंदर जो चीजें इंक्लूड होती हैं वो हैं रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, प्रोसेस मटेरियल। कभी कभी आप रॉ मटेरियल ना लेके दूसरी इंडस्ट्री से प्रोसेस मटेरियल बाय कर लेते हो, उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस करते। नाउ एडिटिव्स, आपको मटेरियल में कुछ और एड ऑन की जरूरत होती है, उसको एडिटिव्स कहते हैं। मैन्युफैक्चर्ड बोट आउट कंपोनेंट्स, कुछ टूल्स की जरूरत है। सब असेंबलीज होती हैं, एक्सेसरीज हैं, उसको आपको प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए कुछ एक्सटर्नल एक्सेसरीज की जरूरत हो सकती है। सेमी फिनिश्ड गुड्स जो प्रॉपर कंजम्पशन के लिए नहीं है, जिनके ऊपर फर्दर काम करने की अभी जरूरत है। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, छोटे छोटे टूल्स, स्पेयर पार्ट्स एंड अदर इनडायरेक्ट मटेरियल। इसके साथ ही एक हमारी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट होती है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस ना करके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। ये स्टैंडर्ड डील करता है क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट के लिए कौन से प्रिंसिपल्स और मेथड्स होंगे। साथ ही साथ आपको कॉस्ट स्टेटमेंट में कैसे मटेरियल कॉस्ट को प्रेजेंट और डिस्क्लोज करना है। ये स्टैंडर्ड और डील करता है रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, मींस जब हम मटेरियल को रिसीव करते हैं उनकी वैल्यूएशन के लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं, साथ ही मटेरियल को इशू करने के लिए वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स, और मटेरियल कॉस्ट का असाइनमेंट कैसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर होगा। ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉस्ट स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लाना इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द मटेरियल कॉस्ट विद रीजनेबल एक्यूरेसी। हमें जो भी काम करना है वो फुल एक्यूरेसी के साथ करना है। स्कोप बात करता है हमारा अप्लाई टू कॉस्ट स्टेटमेंट विच रिक्वायर क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशन। अब हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डेफिनेशंस दी गई है, जिनमें से कुछ डेफिनेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में डिस्कस कर चुके हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली 5 डेफिनेशंस ही राइट डाउन करनी होंगी एग्जाम में। एबनॉर्मल कॉस्ट जैसे कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है विच इज नॉट नॉर्मल, विच अकर ऑन इरेगुलर बेसिस। फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, आग से हानि होना। आपकी फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पर तो रेगुलर बेसिस पर आग नहीं लगती, कभी कभी लगती है, तो वो आपकी होगी एबनॉर्मल कॉस्ट। इसी तरीके से हम समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी हमारे दो तरीके के हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटिटी एंड सेकंड वन इज जर्नल मैनेजमेंट एक्सपेंस। नाउ मूव टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मींस एन एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट सेंटर, कस्टमर, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, सर्विस और एनी अदर ऑब्जेक्ट फॉर विच कॉस्ट आर एसर्टेन, जिसके लिए आप कॉस्ट निकालते हो, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब हम मूव करते हैं डिफेक्टिव्स पर। डिफेक्टिव मींस क्या है, वो मटेरियल या वो प्रोडक्ट या फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो पाता है, उसे हम बोलते हैं डिफेक्टिव। डिफेक्टिव को फर्दर आप दो तरीके से प्रोसेस कर सकते हो। फर्स्ट है हमारा रीवर्क और सेकंड इज रिजेक्ट। रीवर्क में क्या होता है कि आप इसमें एडिशनल रिसोर्सेज लगाकर, फॉर एग्जांपल इसकी रिपेयर मेंटेनेंस करके आप इसे स्टैंडर्ड से मीट करा लेते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड से मैच हो जाता है, उसे हम बोलते हैं रीवर्क। और रिजेक्ट में क्या होता है कि आप इसके ऊपर एडिशनल रिसोर्सेज लगाओगे लेकिन फिर भी क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रही, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एज अ वेस्ट डिस्पोज करना पड़ेगा या फिर आप इसे सेल कर दोगे सैल्वेज वैल्यू पर। नाउ
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसको आप फाइनल कंज्यूम नहीं कर सकते, राइट, ये कस्टमर के कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और उसमें आपके जो टायर हैं, ब्रेक है एंड एक्सेट्रा, दीज आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसको आप ज्वाइन करके एक फाइनल बाइक बनाओगे, वो आपकी कंज्यूमेबल गुड्स होंगे। मटेरियल को समझ लेते हैं। दो टाइप के मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट मटेरियल। Direct material, the cost of which can be attributed to a cost object in an economically feasible way, जिसको आप डायरेक्टली कोस्ट ऑब्जेक्ट पर फिजिबल तरीके से इकोनॉमिकली फिजिबल वे में असाइन कर सकते हो, वो आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल द कॉस्ट ऑफ विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आप डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, जो उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। नाउ मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आप प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, किसी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए या सर्विस देने के लिए इनकर करते हो, राइट। नाउ प्रोडक्शन ओवरहेड, जैसे कि ओवरहेड से समझ आ रहा है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो आप गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो, राइट। प्रोडक्शन ओवरहेड के कुछ और नाम भी हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इनके सेम मीनिंग है और आप इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। नाउ स्क्रैप मीन्स कूड़ा, डिस्कार्डेड मटेरियल, जिसके सिग्निफिकेंट वैल्यू मतलब कुछ इंपॉर्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। या तो आप इसको क्या कर दोगे, डिस्पोज कर दोगे बिना ट्रीटमेंट करे, या फिर आप इसे क्या करोगे, दोबारा एज अ रॉ मटेरियल यूज करोगे, राइट। स्क्रैप के दो यूज है, या तो कबाड़ी वाली को बेच दो या फिर एज अ रॉ मटेरियल दोबारा यूज करो। स्टैंडर्ड कॉस्ट सिंपल सी है कि हम प्रोडक्शन करने से पहले अपनी कॉस्ट का स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं। एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, राइट, किसी पे बेस्ड हो सकती है। हम इसे अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करके भी अभी की स्टैंडर्ड कॉस्ट रख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं होते। वेस्ट एंड स्पॉइलेज, अब हम समझते हैं वेस्ट क्या चीज। मटेरियल अगर आपका प्रोडक्शन करने के टाइम पर लॉस हो रहा है तो वो वेस्टेज है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑयल को प्रोसेस कर रहे हो, उस टाइम पर कुछ उसकी बूंदें बाहर स्प्रिंकल हो रही हैं, तो वो वेस्टेज है। इसी तरीके से स्पॉइलेज क्या होता है, स्पॉइलेज वो प्रोडक्शन है जो आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहा है और जिसको आप रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते, जिसको आप ठीक भी नहीं कर सकते इकोनॉमिकली। नाउ हम फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट समझते हैं। वैल्यूएशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, जब हम मटेरियल को रिसीव करते हैं उसकी वैल्यूएशन करने के क्या प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है हमारा मटेरियल रिसिप्ट को वैल्यू किया जाता है परचेज प्राइस पर, जिस प्राइस पर आपने खरीदा मटेरियल को उस पर आप मटेरियल कॉस्ट को लोगे, साथ ही इंक्लूड करोगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्स तो अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह जीएसटी इन्वॉल्व होगा, फ्रेट इन्वॉल्व, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है प्रोक्योरमेंट के। साथ ही आप इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दोगे, अगर कोई कैश डिस्काउंट मिला है तो उसको माइनस नहीं करना है। साथ में रिबेट मिली है, अगर कोई छूट मिली है मटेरियल को बाय करते टाइम तो उसको माइनस करना है। टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैं या कोई रिफंडेबल मिला है गवर्नमेंट अथॉरिटी से या टैक्स अथॉरिटी से तो उसको आप माइनस कर देंगे। अब है फाइनेंस कॉस्ट, अगर आपने मटेरियल को बाय करने के लिए कोई फाइनेंस कॉस्ट इनकर करी है, फॉर एग्जांपल एजेंट को कोई फीस दी है या फिर लोन लिया है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट दिया है, तो वो आपके मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल मींस आप थर्ड पार्टी से मटेरियल को बाय करने की जगह इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हो, तो इसमें आप इंक्लूड करोगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओनली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट विद ऑफिस।
फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं होगी और यानी मार्केटिंग ओवरहेड भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब हम समझते हैं स्पेयर एंड पार्ट से। इसको एक एग्जांपल से हम अच्छे से समझ पाएंगे। मान लो आपके पास एक मशीनरी है जो कि 25 लाख की है, राइट, और उसके ऊपर आप स्पेयर पार्ट 25,000 का लगाते हो, तो वो स्पेयर पार्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट नहीं होगा, वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ऐड होगा, राइट। अब हम समझते हैं नॉर्मल लॉस होता है या फिर कोई स्पॉइलेज हो रहा है मटेरियल का फैक्ट्री में पहुंचने से पहले। फॉर एग्जांपल 20 बैरल यूनिट्स डीजल आपकी फैक्ट्री में आ रहा था और 1 बैरल इन ट्रांजिट आपका स्पॉइल हो गया, तो आप जितने भी आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल पड़ रहा है उसको कॉस्ट ऑफ बैलेंस मटेरियल से एडजस्ट करोगे, राइट। अब आप मान लो कि 1 लाख का आपका 20 बैरल यूनिट्स है और पर यूनिट आपको कॉस्ट निकालनी है, तो आप 1 लाख को 20 बैरल से डिवाइड ना करके आप 1 लाख को 19 बैरल से डिवाइड करो। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट भी, अगर कोई श्रिंकेज या इवेपोरेशन होता है, इसकी एडजस्टमेंट भी नॉर्मल लॉस और स्पॉइलेज की तरह होगी। अब हम समझते हैं अगर आपने कोई मटेरियल फॉरेन कंट्री से बाय करा है, तो उस केस में आप मटेरियल कॉस्ट को किस वैल्यू पर लोगे, जिस डेट पर आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, राइट। जिस डेट पर ट्रांजेक्शन हुई है उस दिन क्या वैल्यू थी। अगर कोई डीमर्ज चार्जेस या डिटेंशन चार्जेस या पेनल्टी आपने लगाई है ट्रांसपोर्ट पर, डीमर्ज चार्जेस मींस अगर सप्लायर आपको टाइम पर डिलीवरी नहीं देता है रॉ मटेरियल की या अदर प्रोडक्ट की, तो आप उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, तो वो आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट नहीं होती। सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिली है मटेरियल को लेकर या कोई ग्रांट रिसीव होता है या इंसेंटिव, तो इस तरीके की कॉस्ट को आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल में से डिडक्ट करते हैं। अब हम समझते हैं किस तरीके से वैल्यूएशन करना है इशू ऑफ मटेरियल की। जब इशू होता है तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कुछ मेथड हैं। फीफो के बेसिस पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज रेट है। अगर आप कोई मेथड एक बार फॉलो करोगे एक ईयर में, तो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर एवरी ईयर उसी मेथड को फॉलो करना होगा। अगर आपने मटेरियल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पर लिया है और एक्चुअल कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा आती है, तो आप मटेरियल कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट पर कैलकुलेट करोगे, राइट। कोई प्राइस वेरिएंस हुआ है तो उसको भी आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल मानोगे। तो अब नॉर्मल कॉस्ट इनकर हुई है तो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं होती है। इसी तरीके से मटेरियल कॉस्ट में आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम एक अलग स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, CS5। मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड इम्प्यूटेड कॉस्ट नॉट कंसीडर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब हम फिर समझ लेते हैं सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट। अगर इन हाउस प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें कॉस्ट इंक्लूड होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, administrative overhead related to production not related with office, and exclude finance cost also, marketing overhead. The material cost of normal scrap defective which are reject, अगर कोई नॉर्मल स्क्रैप होता है या डिफेक्ट होता है मटेरियल कॉस्ट में, तो उसे आप मटेरियल कॉस्ट का पार्ट मानोगे। अगर स्क्रैप या वेस्टेज एबनॉर्मल टाइप की है तो वो हमारे मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। अब हम समझ लेते हैं प्रिंसिपल्स के बाद कि कॉस्ट की असाइनमेंट किस बेसिस पर करनी है। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल, मटेरियल की असाइनमेंट किस तरीके से होगी। असाइनमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मटेरियल कॉस्ट शैल बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू द एक्सटेंट इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल। मटेरियल कॉस्ट को, अगर आपकी मटेरियल कॉस्ट डायरेक्टली ट्रेसेबल है कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर, तो आप उस लिमिट तक उसे ट्रेस कर दोगे जितना इकोनॉमिकली फिजिबल है, या फिर आप लोगे जितनी मटेरियल क्वांटिटी कंज्यूम हुई, राइट। जहां पे मटेरियल कॉस्ट डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर, तो वहां पर आप कोई सुटेबल बेसिस लोगे। अब हम समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस की असाइनमेंट कैसे होगी।
जहां पर मटेरियल आपका प्रोसेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप प्रोसेस करा रहे हो या अपने रॉ मटेरियल का कोई पार्ट थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो, सॉरी रॉ मटेरियल का पार्ट नहीं, आप फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा रहे हो थर्ड पार्टी से, और कोई थर्ड पार्टी को आपने उस मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस पे करे उसके प्रोडक्शन के लिए, तो वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट होगी। अब हम समझते हैं वेयर एवर पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्ट करा है तो उसके भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट होंगे। अब हम समझ लेते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की असाइनमेंट कैसे होगी। द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल शैल बी असाइंड टू द वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सुटेबल बेसिस। इनडायरेक्ट मटेरियल को आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर असाइन करोगे किसी सुटेबल बेसिस पर। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल लाइक डाइस, टूल्स, मोल्ड और पैटर्न को आप उनकी यूजफुल लाइफ में अमोर्टाइज करोगे over the production units benefited by such cost. The cost of indirect material, अगर कोई indirect material की cost है उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो उस shall be included in cost over the useful life of the material. Now move to presentation part. आपको डायरेक्ट मटेरियल को कॉस्ट स्टेटमेंट पे कुछ सुटेबल हेड्स में क्लासिफाई करना होगा, जैसे कि रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, सब असेंबलीज। इसी तरीके से डायरेक्ट मटेरियल शैल बी क्लासिफाइड एज परचेज्ड, इंडिजीनियस मटेरियल, इंपोर्टेड मटेरियल, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। नाउ इनडायरेक्ट मटेरियल शैल बी क्लासिफाइड इन द कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर सुटेबल हेड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या हेड्स होंगे? टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, मशीनरी स्पेयर्स, जिग्स एंड फिक्चर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स if they are significant. Now disclosure. Quantity and rate of major item of material shall be disclosed. कितनी क्वांटिटी आपने मटेरियल की खरीदी और कितने मेजर आइटम थे वो आपको डिस्क्लोज करने होंगे। मेजर आइटम मतलब कि आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल का अगर 5% कोई मटेरियल है तो वो आपका मेजर आइटम में काउंट होता है। मटेरियल का वैल्यूएशन हो किस बेसिस पर आपने करा है वो आपको डिस्क्लोज करना है। अगर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड चेंज होता है और उसका इम्पैक्ट आपके मटेरियल कॉस्ट को डिटरमाइन करने में पड़ता है ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड, तो आपको वो पार्ट भी डिस्क्लोज करना होगा। वेयर द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इज नॉट असर्टेनेबल, जहाँ पे इसका इफेक्ट आप असर्टेन नहीं कर सकते पूरी तरीके से, या पार्शली द फैक्ट शैल बी इंडिकेटेड। अब नॉर्मल कॉस्ट को इनकर होती है तो वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट नहीं होगी और आपको उसे डिस्क्लोज करना होगा। तो डीमर्ज चार्जेस आपने रिसीव करे हैं या पेनल्टी लगाई है तो वो डिस्क्लोज करनी है। मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड कोई सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव मिला है उसको आपको कॉस्ट स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोक्योर्ड फ्रॉम रिलेटेड पार्टी शैल बी डिस्क्लोज्ड। साथ ही एनी इम्प्यूटेड कॉस्ट अराइविंग एट द मटेरियल कॉस्ट शैल बी डिस्क्लोज्ड। Disclosure shall be made only where significant material and quantifiable. Disclosure उसी केस में आपको करना है अगर वो पॉइंट आपका सिग्निफिकेंट है, मटेरियल है या क्वांटिफिएबल, आप उसको नंबर के टर्म्स में काउंट कर सकते हो। डिस्क्लोजर आपको कैसे करना है? इन द बॉडी ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट और एज अ फुटनोट और एज अ सेपरेट शेड्यूल। आई होप आपको CS6 जो कि बेस्ड था मटेरियल कॉस्ट पर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।